खरीदने के तुरंत बाद ही K9 वज्र टी गन को अभी K9 वज्र 2.0 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला क्यों किया जा रहा है? फिलीपींस के बाद अभी वो कौन सा देश है जो कि ब्रह्मोस का दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर बनने वाला है? और आखिर किस वजह से तेजस मार्क 1 को अभी लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी प्रोग्राम और उसके नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेड प्लान की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से आर्टिलरी वॉरफेयर इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने पहले 100 K9 वज्र टी आर्टिलरी सिस्टम को एक नए K9 वज्र 2.0 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान बनाया जा रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो अभी K9 वज्र टी सिर्फ एक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन नहीं रहने वाला है, बल्कि फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए एक AI एनेबल्ड स्मार्ट कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बनने वाला है। अभी रिपोर्ट के हिसाब से इस मिड लाइफ अपग्रेड का मेन फोकस सर्वाइबिलिटी, ऑटोमेशन और एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी को बेहतर करने के ऊपर होने वाली है, क्योंकि रिसेंट वॉर में देखा गया कि ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन आर्टिलरी यूनिट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। इस वजह से अभी K9 वज्र टी के अंदर AI एनेबल्ड रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अभी इसका सबसे खास एस्पेक्ट ये होने वाला है कि ये नॉर्मल रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन जैसा मैनुअली ऑपरेटेड सिस्टम नहीं होने वाले, बल्कि इसमें एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, मशीन विजन और AI बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन एल्गोरिदम इंटीग्रेट होने वाला है। यानी ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एनिमी ड्रोन को डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज कर सकेगा। अब हार्ड किल एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी दिया जाने वाला है, यानी इसमें सॉफ्ट किल सिस्टम भी मौजूद होने वाला है। अभी एक और बहुत बड़ा अपग्रेड फुली ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम होने वाला है। हालांकि करंट K9 वज्र सेमी ऑटोमेटिक लोडर का इस्तेमाल करता है, लेकिन फ्यूचर अपग्रेड वेरिएंट में कोरियन K9A2 जैसे फुली ऑटोमेटेड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इससे फायरिंग रेट लगभग 9 राउंड पर मिनट तक इंक्रीज होने वाला है, साथ ही क्री रिक्वायरमेंट 5 से 3 तक रिड्यूस होने वाली है। अगला अपडेट भारत के ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट प्रोग्राम और वियतनाम के साथ होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस डील की तरफ से है। अभी साउथ ईस्ट एशिया में भारत का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से वियतनाम अभी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में बहुत ही करीब पहुंच चुका है। इस पोटेंशियल डील की वैल्यू लगभग $625 मिलियन से $700 मिलियन के आसपास होने वाली है। सिंपल भाषा में बोले तो अभी फिलीपींस के बाद वियतनाम भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को अपने कोस्टल डिफेंस का बैकबोन बनाना चाहता है। हनोई का इमीडिएट फोकस लैंड बेस्ड कोस्टल डिफेंस बैटरीज के ऊपर ही होने वाली। इस डील के अंदर लगभग 3 से 5 यूनिट मोबाइल कोस्टल डिफेंस बैटरी को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें तो साउथ चाइना सी के टेंस एनवायरनमेंट में ये वियतनाम के लिए एक बहुत बड़ा एंटी एक्सेस या एरिया डिनाल या A2AD जैसे सील को क्रिएट करने वाला है। और अगर कोई हॉस्टाइल नेवल फ्लीट वियतनाम के कोस्ट के आसपास आने की कोशिश करता है तो ब्रह्मोस उन्हें इजीली टारगेट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से वियतनाम फ्यूचर में ब्रह्मोस की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट यानी ब्रह्मोस A को भी खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि वियतनाम की एयरफोर्स के पास अभी पहले ही Su-30 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि डिजाइन के हिसाब से भारत के Su-30 MK के साथ काफी हद तक सिमिलर है। और अगर ब्रह्मोस A इंटीग्रेट होता है तो वियतनाम के पास 300 से 450 किलोमीटर के आसपास का स्टैंड अप रेंज मौजूद होने वाला है। हालांकि करंट ब्रह्मोस A सिस्टम का वेट लगभग 2.5 टन होने की वजह से इसको कैरी करने के लिए वियतनाम के Su-30 को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ने वाली है, और साथ ही इसका रेंज भी थोड़ा ज्यादा होने वाला है, जो कि MTCR रूल के अंदर नहीं आने वाला है। इस वजह से भी वियतनाम की तरफ से फ्यूचर में ब्रह्मोस NG वेरिएंट को खरीदने के लिए कोशिश किया जाने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर ये डील फाइनलाइज हो जाता है तो वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का एक और ऐसा देश बनने वाला है जो कि ब्रह्मोस को अपने कोस्टल डिफेंस डॉक्ट्रिन का सेंट्रल पार्ट बनाने वाला है। और भारत के लिए सिर्फ एक मिसाइल एक्सपोर्ट डील नहीं होने वाला है, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने का एक बहुत बड़ा मौका होने वाला है। अगला अपडेट भारत के तेजस मार्क 1 फाइटर प्रोग्राम और उसकी डिलेड डिलीवरी टाइमलाइन की तरफ से है। अभी भारत के इंडिजिनस फाइटर इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से मैन्युफैक्चर किए जा रहे तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी अभी
जून के बाद भी डिले हो सकती है। सिंपल भाषा में बोले तो अभी इंडियन एयरफोर्स, एचएएल और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच एक ऐसा डिस्कशन चल रहा है जहां एयरक्राफ्ट को कुछ लिमिटेड कंसेशन के साथ टेम्परेरीली इंडक्ट करने के ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का मेन फोकस ये इंश्योर करना है कि एयरक्राफ्ट की कोर कॉम्बैट कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, यानी वेपन डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी, रडार परफॉर्मेंस, सेंसर सूट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सर्वाइवलिटी सिस्टम फुली ऑपरेशन होना चाहिए। तभी जाके तेजस मार्क 1 को लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ भी ऑपरेशनल सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। हालांकि कुछ एडवांस ऑटोमेशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपडेट जो होंगे वो फ्यूचर में इसमें ऐड करने का प्लान किया जा रहा है। अभी इसका मतलब सिंपल भाषा में समझे तो अगर एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एयरक्राफ्ट में फिजिकली इंस्टॉल्ड है लेकिन उसका फुल ऑटोमेशन स्टैंडर्ड अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, तब भी इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को अपने सर्विस में शामिल करने वाला है। ऐसे सिनेरियो में पायलट को मैनुअली कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फंक्शन को मैनेज करने पड़ेंगे, जैसे कि ओल्डर जनरेशन एयरक्राफ्ट में किया जाता था, और बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इसको ऑटोमेटिक करने का फैसला किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें तो इंडियन एयरफोर्स का स्टैंड बहुत प्रैक्टिकल माना जा रहा है, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स को फाइटर स्क्वाड्रन शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से अभी तेजस मार्क 1 को जल्दी से ऑपरेशनल फ्लीट में लाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को जल्दी मेकअप किया जा सकेगा। आप सभी को शायद याद होगा कि 2021 में एचएएल को लगभग 48,000 करोड़ के रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, जिसमें 83 तेजस मार्क 1 खरीदे गए थे। इनिशियली डिलीवरीज को 2024 के अंदर ही स्टार्ट होना था, लेकिन मल्टीपल डिले होने की वजह से प्रोडक्शन टाइमलाइन कंटिन्यूसली शिफ्ट होता आया है। रिपोर्ट के हिसाब से डिले का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की तरफ से F404 IN20 सीरीज के इंजन की लेट सप्लाई होने वाली, क्योंकि इंजन डिलीवरी डिस्ट्रप्शन की वजह से एचएएल का प्रोडक्शन शेड्यूल काफी इंपैक्ट हो गया है। लेकिन इसके अलावा भी एचएएल के अंदर भी कुछ इंटरनल प्रोडक्शन रिलेटेड इशू भी पाए गए थे, जिस वजह से अभी तेजस मार्क 1 को कुछ लिमिटेड फीचर के साथ सर्विस में शामिल करने की बात सामने आ रही, जो कि बाद में फिक्स किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस अनमैन्ड वॉरफेयर इकोसिस्टम और नए गरुड़ा X5 यूएवी प्लेटफॉर्म की तरफ से है। BSS मेटेरियल लिमिटेड की तरफ से अभी अपना नया गरुड़ा X5 आइस मल्टी रोल फिक्स्ड विंग यूएवी को ऑफिशियली शोकेस किया गया है। अभी गरुड़ा X5 की खास कैपेबिलिटी की बात करें तो इसे स्पेशली कंटेस्टेड और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये यूएवी लगभग 600 फीट की शॉर्ट या सेमी प्रिपेयर्ड रनवे से भी ऑपरेट कर सकता है, यानी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या हाई अल्टीट्यूड फॉरवर्ड बेस जैसे रीजन से इसको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। अभी इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका मल्टी रोल आर्किटेक्चर होने वाला है। लॉजिस्टिक रोल में फॉरवर्ड डिप्लॉयड सोल्जर्स के लिए एमुनेशन सप्लाई फिर क्रिटिकल पेलोड को डिलीवर कर सकता है। इसके अलावा आईएसआर यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस मिशन के लिए भी इस यूएवी को लॉन्ग एंड्योरेंस प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही मॉड्यूलर पेलोड आर्किटेक्चर होने की वजह से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, इनफिड सिस्टम और कम्युनिकेशन रिले पेलोड को भी इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात करें तो गरुड़ा X5 को अभी लॉटरिंग मुनिशन पेलोड्स को कैरी करने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, यानी फ्यूचर बैटलफील्ड में ये ड्रोन एक एयरबोर्न लॉन्च प्लेटफॉर्म की तरह भी काम कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गरुड़ा X5 क्लियर इंडिकेट करता है कि अभी भारत सिंगल रोल ड्रोन से आगे बढ़कर फुल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मिशन अनमैन्ड वॉरफेयर इकोसिस्टम की तरफ रैपिडली मूव कर रहा है, और फ्यूचर बैटलफील्ड में ऐसे यूएवी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर बन सकते हैं। अगला अपडेट भारत के नए Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट ऑर्डर और एचएएल की नासिक प्रोडक्शन लाइन की तरफ से है। अभी भारत के हैवी फाइटर इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की तरफ से ऑफिशियली बात कंफर्म किया गया कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑर्डर किए गए नए 12 Su-30 MKI फाइटर जेट की डिलीवरी टाइमलाइन फाइनलाइज किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एचएएल की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2027 और 28 के बीच पहली Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा, जबकि बाकी 11 एयरक्राफ्ट को फाइनेंशियल ईयर 2028 से 29 के अंदर इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया जाने वाला है। आपको याद होगा कि 2024 में भारत सरकार की तरफ से एडिशनल 12 Su-30 MKI फाइटर जेट को खरीदने के लिए अप्रूवल को दिया गया था, जिनको एक्सीडेंट में नष्ट हो गए Su-30 MKI को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। अभी Su-30 MKI की कैपेबिलिटी की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन फाइटर माना जाता है। ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन, एयर सुपीरियरिटी मिशन, मैरीटाइम अटैक और प्रिसीशन ग्राउंड स्ट्राइक जैसे मल्टीपल कॉम्बैट रोल को परफॉर्म कर सकता है। इस वजह से अभी भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक नए बैच में खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्ट में मल्टीपल इंडिजिनस सिस्टम और लोकली मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाने वाला, यानी एवियोनिक्स,
मिशन सिस्टम और स्ट्रक्चरल असेंबली में भारत का इंडिजिनस कंट्रीब्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो ये ऑर्डर सिर्फ नए फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने तक लिमिटेड नहीं होने वाला है, बल्कि इसके साथ HAL की नासिक स्किल्ड वर्कफोर्स, सप्लायर इकोसिस्टम और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज को भी प्रिजर्व करके रखा जाने वाला है, जो कि आगे चल के तेजस मार्क 1 है, एमका या फिर तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन में काम आने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी Su-30 MKI प्रोग्राम भारत के लिए सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, बल्कि लॉन्ग टर्म एरोस्पेस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी का बैकबोन बन चुका है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।